नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 29 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हिंदू का टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित, उसके बाद एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का देश से संबंधित, सेज को रिवैम्प करने के लिए नया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे म्यांमार की सिक्योरिटी सिचुएशन और उसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से संबंधित है। वो देखो रेल मिनिस्टर थे, और जब वो रेल मिनिस्टर थे ना, अगस्त 1956 में एक ट्रेन हादसा हो गया था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, जिसमें 112 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने इस हादसे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप भी दिया प्रधानमंत्री नेहरू को, लेकिन देखो नेहरू ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद नवंबर 1956 में, यानी 3 महीने बाद, एक और ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तमिलनाडु के अरियालूर में, और इस ट्रेन एक्सीडेंट में 144 लोगों की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने इस बार अपने इस्तीफे में कहा कि मुझे चुपचाप जाने दीजिए, मेरे कार्यकाल में यह हादसा हुआ है, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। तो देखो नेहरू ना एक उस समय बहुत बड़े डायलेमा को फेस कर रहे थे कि मैं इस्तीफा एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्योंकि जो बेंचमार्क लाल बहादुर शास्त्री अपना इस्तीफा देके इस्टाब्लिश करना जा रहे थे ना, वो बहुत बड़ा बेंचमार्क था। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे थे, जैसे पायोनियर एक न्यूज़पेपर है, आज भी है, उस समय एडिटोरियल में लिखा गया कि शास्त्री की गलती नहीं है, रेल हादसा हुआ ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, जो एक टेक्निकल फॉल्ट था। तो काइंड ऑफ जो प्रोफेशनल्स हैं ना, जैसे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस्तीफा देना, ना कि शास्त्री की। नेहरू ने काफ़ी सोचा। नेहरू ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी के नाम पर इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेता हूं। उन्होंने कर भी लिया। उन्होंने शास्त्री की तारीफ की और इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। बाद में नेहरू का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि क्या कर रहे हो आप, शास्त्री की गलती नहीं है, फिर भी आपने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन देखो इस पूरे घटनाक्रम में ना, शास्त्री ने पॉलिटिशियंस के लिए जो बेंचमार्क इस्टाब्लिश किए ना, कि मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी मिनिस्ट्री में कुछ गलत हुआ है तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेशक आज के पॉलिटिशियंस उस बेंचमार्क को फॉलो ना करें, इवन जेल जाने के बाद भी मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो वास्तव में एक मिसाल है, और ऐसा ही करना चाहिए कायदे से सभी पॉलिटिशियंस को भी। तो ये हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हैं एथिक्स में। सिविल सर्वेंट के बारे में भी कुछ लिखना हो तब भी ये एग्जाम्पल दिया जा सकता है, मतलब किसी भी लीडर के बारे में कुछ लिखना हो ना, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित है। आप ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को जोड़कर देख सकते हो। शुरुआत में कुछ बेसिक्स की बात की जाती है। एक बात बताइए, एक्सटिंक्शन वर्ड आपने सुना होगा। एक्सटिंक्शन क्या मतलब है इसका? लुप्त हो जाना किसी स्पीसीज का। जैसे चीता है, आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, चीता अब हमारे देश से लुप्त हो चुके हैं। एक समय देखो ऐसा था, टाइगर की संख्या भी काफी कम होती जा रही थी। एकदम से देश में अवेयरनेस आई, सरकार की तरफ से भी काफी सारे स्टेप्स उठाए गए, इसके काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। आईयूसीएन के डेटा के अनुसार 2005 से लेकर अभी तक हमारे देश में टाइगर्स की जो संख्या है वो 40% तक इंक्रीज हो चुकी है। अब इसके बाद राइटर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या सिर्फ संख्या इंक्रीज होने से यह इंश्योर किया जा सकता है कि वो जो स्पीसीज है वो लुप्त नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी? सीधा सीधा तो दिमाग में देखो यही आता है, हाँ मतलब संख्या इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अब ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा उनके बीच में और संख्या और ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो यहां पर रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल राइटर ये देते हैं, अगर देखो मान लीजिए किसी स्पीसीज की, फॉर एग्जांपल इस केस में टाइगर की संख्या 100 से ज्यादा कम है किसी पर्टिकुलर जगह पर, जगह भी आप मान लीजिए, ये हमारे देश में ना मैपिंग है टाइगर रिजर्व की। तो मान लीजिए रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है ना राजस्थान में, यहां पर संख्या 100 से कम है,
अब देखो ना, एक टर्म है यहां पे जिसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। उस टर्म का नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व में ना 100 टाइगर्स हैं। 3 टाइगर्स में कोई पर्टिकुलर टाइप का जीन है। उन 3 टाइगर्स के नाम है A, B और C। अब हो सकता है तीनों के तीनों टाइगर्स की एक ही समय पर डेथ हो जाए। आप कहोगे ऐसे कैसे? देखो, नेचर है, हो सकता है किसी रीजन की वजह से तीनों के तीनों टाइगर्स की एक ही समय में डेथ हो जाए बाय चांस। फिर वो जीन जो इन तीनों टाइगर्स में था वो उन्हीं के साथ खत्म हो गया ना। इसी चीज को कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस फेनोमेनन में होता क्या है, बाय चांस इवेंट्स की वजह से, यानी इंसिडेंट्स की वजह से पर्टिकुलर जगह पे टाइगर्स में कोई तो जीन है वो इंक्रीज हो सकता है और कोई जीन जो है वो एकदम से खत्म भी हो सकता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब ये इंश्योर कैसे किया जाए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। अगर देखो पर्टिकुलर जगह पे थोड़े बहुत टाइगर्स हैं, जैसे 100 के आसपास हैं, और पूरी तरह से वहां पे वो टाइगर्स ना आइसोलेटेड हैं, तो देखो फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की संभावना ज्यादा है। या तो उन टाइगर्स का ना कोई संपर्क होना चाहिए दूसरे टाइगर्स से। जैसे यहां पे एक कॉलोनी है और थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरी कॉलोनी है, यहां पे भी टाइगर्स रहते हैं, तो दोनों का आपस में ना कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि यहां से 2-3 टाइगर यहां आ जाएं, यहां से वहां चले जाएं, आपस में इनका आना जाना लगा रहे। तो फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो संभावना है ना वो कम से कम हो जाती है। अब देखो यहां पर एक और चीज भी है। अगर देखो किसी टाइगर रिजर्व में मान लीजिए टाइगर्स की पॉपुलेशन पूरी तरह से आइसोलेटेड है ना, इसी का एग्जांपल लीजिए, जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, या फिर उड़ीसा का एग्जांपल लीजिए, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। यहां पर हाइलाइटर से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए, यहां पर ना टाइगर्स की पॉपुलेशन रिलेटिवली आइसोलेटेड है। तो फिर ना टाइगर्स के बीच में आपस में इनब्रीडिंग भी होती है। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब किसी स्पीसीज के जो लोग हैं आपस में ही ब्रीडिंग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स आपस में रिश्तेदारी में ही ब्रीडिंग कर लेते हैं, तो इसे कहा जाता है इनब्रीडिंग। अब ये देखो नेचर के अगेंस्ट है इनब्रीडिंग, रिश्तेदारों में आपस में ही रिप्रोडक्शन करना, ये नेचर के अगेंस्ट है। नेचर के अगेंस्ट इसलिए है, जो बच्चे पैदा होंगे ना उनमें रिग्रेसिव जीन्स होंगे, यानी खराब क्वालिटी के जीन्स होंगे, तो धीरे धीरे वो फिर स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे इनब्रीडिंग होती है। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? सॉल्यूशन वही है कि टाइगर की जो संख्या एक जगह पे आइसोलेटेड ना रहे। जैसे कुछ लोग सॉल्यूशन देते हैं ना, अगर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है तो उस टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क के आर पार ना बिल्कुल बाउंड्री के चारों ओर फेंसिंग लगा दो। ये बहुत ही खराब आइडिया है, क्योंकि आप फेंसिंग कर दोगे ना किसी टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क के चारों ओर, तो वहां पे जो एनिमल्स हैं पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएंगे और फिर उनमें होगी इनब्रीडिंग या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो नेचर के अगेंस्ट है। इससे बल्कि एनिमल्स उस पर्टिकुलर साइट पर, उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में और ज्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन यही है कि इस केस में टाइगर्स का आपस में ना कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी जैसे आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल लीजिए, ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और यहां पे है कान्हा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व। दोनों के बीच में ना आपस में कॉरिडोर होना चाहिए ताकि टाइगर्स एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में आसानी से आ जा सकें। अब हो ये रहा है, डेवलपमेंट आपको पता है काफी तेजी से आ रहा है हमारे देश में। बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। हाईवेज पहले छोटे थे तो उनको चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से टाइगर्स का एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है। तो या तो सरकार इस पर स्पेशल ध्यान दे, सरकार अंडरपास कॉरिडोर इस्टेब्लिश करे। और देखो अगर मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व ज्यादा ही आइसोलेटेड है,
वहाँ पे कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर सरकार ना डेलिबरेटली एक चीज़ कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में ये जो कामलंग टाइगर रिजर्व है ना, ये ज़्यादा ही आइसोलेटेड है। यहाँ पे कोई टाइगर नहीं जा सकता यहाँ से दूसरे स्थान पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर आप क्या कीजिए, जानबूझ के डेलिबरेटली दूसरे टाइगर से जो टाइगर्स हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि कुछ तो अलग जीन्स आए ना यहाँ पे। इस टाइगर रिजर्व में अलग जीन्स वाले टाइगर आएंगे तो फिर वही फेनोमेनन जेनेटिक ड्रिफ्ट और इनब्रीडिंग उनको रोका जा सकता है। इससे टाइगर्स को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि सिर्फ संख्या इंक्रीज होने से काम नहीं चलेगा, कुछ दूसरी जो चीज़ें हैं ना उन पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम वास्तव में टाइगर्स की जो संख्या है हमारे देश में उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल देश से संबंधित है। देश मतलब अपना भारत देश नहीं, देश एक बिल का नाम है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देश बिल का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। मकसद है इस बिल का हमारे देश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना उनका मेकओवर करना, यानी इनसे संबंधित रूल्स को चेंज करना। हुआ देखो ये था, डब्ल्यूटीओ ने ये कहा 2019 में कि विभिन्न देश जो सेज यूनिट्स को यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सब्सिडी देते हैं ना, इंक्लूडिंग इंडिया, ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है। ऐसे सेज यूनिट्स को सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तो अब डब्ल्यूटीओ के रूल्स को कंप्लाई करने के लिए सरकार ये बिल लेके आई है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल। पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे बिल में क्या प्रोविजंस हैं। देखो सेज ना एक प्रकार से ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स होते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया में कांडला एक जगह है, यहां पे कांडला का थोड़ा सा जो एरिया है ना इसको सेज डिक्लेयर कर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ना कई तरह की टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे अब कांडला में इस जगह पर कोई चीज इंपोर्ट करनी है ना तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इवन देखो इस जगह पर कांडला में जिस जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाई किया गया है, इस जगह पर डोमेस्टिकली भी कुछ खरीदना है ना तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। अब आपको लगेगा अरे ये तो अच्छी चीज है। फिर हाँ, चीज तो अच्छी है, लेकिन देखो सेज में अगर किसी कंपनी को आना है ना तो रूल ये है आपका जो एक्सपोर्ट है ना वो इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो फर्म जो कंपनी सेज के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हो, इंपोर्ट कम कर रही हो, ये कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। मकसद इस प्रकार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश करने का ये था, जो फर्म्स जो कंपनीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आएंगी उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें ये सुनिश्चित करना। एक और चीज़ यहाँ पर, अब देखो चूंकि कांडला में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हुआ है ना, यहाँ पर कोई कंपनी माल इंपोर्ट करती है तो उसको 0 इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन उसी प्रकार से अगर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनी से माल अगर देश के दूसरे हिस्सों में जाता है ना, तो फिर मान लीजिए हरियाणा में गया, हरियाणा में किसी कंपनी ने कांडला की स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनी से माल इंपोर्ट किया, तो हरियाणा की कंपनी को ना फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये जो जोन्स है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये ऑफशोर एनक्लेव्स की तरह काम करते हैं। मतलब इस प्रकार से काम करते हैं, है तो ये हमारे देश में ही ये जोन्स, लेकिन टैक्स के हिसाब से देखें तो फिर हमारे देश में नहीं है। टैक्स के हिसाब से देखें तो ये इंडिया के बजाय किसी दूसरी जगह पर स्थित हैं, हमारे देश से बाहर। इसलिए वहां से कोई चीज देश के दूसरे हिस्सों में जाएगी तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और अगर वो कंपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है वो दूसरे देश से मंगवाएगी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी।
तो बेसिक्स डिस्कस कर लिया आपने। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हुआ था गुजरात के कांडला में मिड 1960s में। इसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ में जामनगर एक और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना। जामनगर में रिलायंस ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है। पेट्रोलियम को रिफाइंड करने के बाद क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट होता है, और क्रूड ऑयल को जब रिफाइन कर लिया जाता है ना, प्योर बना दिया जाता है, तो फिर उसका एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में। अब तो देखो आज के समय में हमारे देश में सैकड़ों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनको गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है 2005 के स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट की सहायता से। लेकिन अब दिक्कत ये आई, डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सब्सिडी नहीं दे सकते, ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन देखो डब्ल्यूटीओ ने तो बोल दिया, चलो वो एक अलग इशू है। वैसे भी हमारे देश में ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला कंसेप्ट है ना, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम चाइना का देख के लाए थे ये कंसेप्ट। चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काफ़ी सक्सेसफुल हुए, इंडिया में नहीं हुए। उसके काफ़ी रीजंस भी हैं। जैसे देखो जो इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, साइज में बहुत छोटे हैं, परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। जैसे चाइना में शैनज़ेन, लोकेशन भी आप देख लीजिए, चाइना में शैनज़ेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये देखो बहुत बड़ा है। ये 49,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और इंडिया में जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ना, उनके एरिया को हम मिला भी दें तो टोटल एरिया निकलेगा 47,000 हेक्टेयर। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मिनिमम स्पेस चाहिए 50 हेक्टेयर, इससे भी कम। अगर देखो एकमात्र एक बिल्डिंग है ना, वहाँ से भी सर्विसेज वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑपरेट हो सकता है। मान लीजिए कोई आईटी कंपनी है, उसके लिए भी स्पेशल एक बिल्डिंग में वो ऑपरेट कर रही है, उसके लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर देखो सेज का साइज छोटा होता है ना, तो फिर एक इकोसिस्टम नहीं क्रिएट हो पाता, जो कि सेज की खास बात होती है। जैसे शैनज़ेन है चाइना का, ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पे ना जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। वहाँ पे वो आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं। उन्हें जो सर्विसेज चाहिए, उन्हें जो टूल्स चाहिए, उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ आसपास अवेलेबल है। इसलिए इकोसिस्टम अगर मिलता है तो वहाँ पे फर्म्स, कंपनीज अच्छे से फलती फूलती हैं। एक चीज़ इंडियन सेज के साथ में ये भी है, अगर टैक्स एग्जम्पशंस को ख़त्म कर दिया जाए ना, तो फिर इंडिया के जो सेज है ना, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल साबित नहीं होते। मतलब वो यूं सोच लीजिए कि वो टैक्स एग्जम्पशन के ऊपर टिके हुए हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। टैक्स एग्जम्पशन उन्हें मिला, चलो मान लिया, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, इसी वजह से वहाँ के सेज सक्सेसफुल हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन की वजह से। अब हम बात करते हैं, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ना पार्लियामेंट में, इसमें क्या प्रोविजंस हैं सेज को रिवाइव करने के लिए। और चलो डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया था इंडिया को कि सब्सिडी आप दे रहे हो गलत है, उस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए सबसे पहला प्रोविज़न तो ये है, अभी तक देखो किसी भी कंपनी को सेज में आने के लिए ना एक कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी होता था कि पिछले 5 सालों का जो एक्सपोर्ट है आपका वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू इंपोर्ट। ये कंडीशन अब सरकार समाप्त कर रही है। दूसरी चीज़, सेज यूनिट्स जो है ना, उनको अलाउ किया जाएगा वो अपनी इनवॉइस देश के रुपी में भी, ताकि डोमेस्टिक जो ट्रांजैक्शंस है ना उनको सेटल डाउन किया जा सके। तो रुपी में भी वो इनवॉइस दे सकती हैं। पहले उनका फोकस एक्सपोर्ट पे ज़्यादा होता था, लेकिन अब वो डोमेस्टिक मार्केट पर भी ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। और भी कंसेशंस दी जाएंगी सेज यूनिट्स को। जैसे देखो पहले वो डोमेस्टिक मार्केट में अपना सामान बेचती थी ना, तो उन पे ना दोनों टैक्स लगते थे, एक आईजीएसटी और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन घरेलू मार्केट में भी सामान अगर वो बेचती थी तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। कहने को वो इंडिया में है, लेकिन टैक्स के हिसाब से वो किसी दूसरे देश में है। बट अब बिल में प्रोविजन ये किया गया है, ये डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। देश के आने के बाद एक यूनिट
IGST पे करेगी फाइनल शर्ट पर जो वो बेचेगी डोमेस्टिकली, इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगी फैब्रिक पर, तो डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। इससे शर्ट्स का जो इंपोर्ट है वो डिस्करेज होगा और इंडिया में ही यानी सेज में ही शर्ट मेकिंग प्रमोट होगी। नेक्स्ट प्रोविजन, अब देखो देश बिल आने के बाद में, मतलब अगर ये पास हो गया तो उसके बाद में मान लीजिए ये सेज है, सेज में देखो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ना यहाँ पे कोई IT फर्म है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर मकान मालिक बोलता है कि मैं अपने फ्लोर को किसी कंपनी को नहीं देना चाहता, तो ना वो चाहे तो अपने फ्लोर को डी नोटिफाई करवा सकता है सेज से। तो इससे होगा क्या, वो स्पेस जहाँ पे कोई सेज वाली कंपनी नहीं इस्टेब्लिश्ड है तो वो किसी और अपने स्पेस को लीज पर दे सकता है। तो इससे ओनर अपने स्पेस को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है, स्पेस खाली नहीं रहेगा। पहली शिकायत ये थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ना बहुत सारी बिल्डिंग्स में स्पेस खाली रह जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली कंपनी आना ही नहीं चाहती या फिर इतनी कंपनीज हैं ही नहीं कि वो सारा स्पेस फिल हो जाए, जबकि जोन स्पेशल इकोनॉमिक है, कोई बाहर का भी नहीं आ सकता। लेकिन अब ये रूल हट जाएगा, कोई मकान मालिक चाहे तो अपने स्पेस को डी नोटिफाई करवा सकता है सेज से। अब लास्ट में कुछ और चेंजेस करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला, गेट बिग इंडस्ट्रीज। सरकार को चाहिए कि कुछ बड़ी ग्लोबल एंकर फर्म्स को लेके आए। जैसे देखो गुड़गांव में जब सुजुकी आई थी ना, तो उसके आसपास बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई। तो सुजुकी ने ना इंडिया में 1980s में एक एंकर फर्म का काम किया कि उसको देख देख के आसपास पूरा इकोसिस्टम बन गया ऑटोमोबाइल सेक्टर का। उसी प्रकार से कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर से इंडिया को लेके आनी पड़ेंगी ताकि फिर वो अपने आसपास एक बड़ा इकोसिस्टम बनाए, पूरे सेक्टर को डेवलप करें। नेक्स्ट, अब देखो सेज से ना, सेज में मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से अब सामान भेजना है शिप के थ्रू किसी दूसरे देश में। तो देखो कई बार ना इंडिया में लॉजिस्टिक्स इतने कमजोर होते हैं, फैक्ट्री से पोर्ट तक सामान ले जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो होना ये चाहिए सेज से ना पोर्ट तक स्पेशल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हो ताकि जल्दी से फैक्ट्री से पोर्ट तक सामान भेजा जा सके और पोर्ट से जल्दी से फिर शिप के थ्रू जहां जाना है वहां जा सके। नेक्स्ट है एम बिगर। देश को ना सिर्फ सेज पर ही नहीं फोकस करना चाहिए बल्कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स भी इस्टेब्लिश करने चाहिए। मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इंडस्ट्रियल पार्क में क्या है, मतलब ये कैसे अलग है सेज से। देखो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, उनका फोकस होता है एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा होता है। और इंडस्ट्रियल पार्क जैसे आपने सुना होगा काफ़ी बार, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश किया। तो इनका मकसद होता है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। सरकार स्पेशल इंसेंटिव दे सकती है किसी फर्म को इनवाइट करने के लिए कि आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर ऑफिस है वो इंडस्ट्रियल पार्क में इस्टेब्लिश करो। तो इंडस्ट्रियल पार्क का मेन फोकस होता है मैन्युफैक्चरिंग पर और सेज का होता है एक्सपोर्ट पर। नेक्स्ट, जैसे देखो अब हमारे देश में विभिन्न कंपनीज और फर्म्स को ट्रैक करने के लिए GSTN लाइक सिस्टम है। जितना GST आप फिल करते हो, फिल किया नहीं किया, सारी डिटेल से GST नंबर से पता लग सकती हैं। तो वैसा ही सिस्टम होना चाहिए सेज के अंदर फर्म्स को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट सजेशन, सरकार एक काम ये कर सकती है, IT और ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज फर्म्स को सेज से हटा सकती हैं, क्योंकि देखो इनको सामान लाना ले जाना नहीं है ना, ये तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, बी फेयर ऑन लैंड। काफ़ी बार ऐसा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर किसानों से ज़मीन जो है वो एक्वायर कर ली जाती है, लेकिन बाद में उस ज़मीन पर सेज बनता ही नहीं है, सरकार गलत इस्तेमाल कर लेती है एक्वायर की गई ज़मीन का। लास्ट पॉइंट, हमें ना चाइना के शेंजन से सीखना चाहिए। वो देखो एक सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी है, टैक्स बेनिफिट मिले हैं शेंजन को लेकिन बहुत ही कम, वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया को भी ऐसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स पर सस्टेन ना करें, अपने आप से भी कुछ रेवेन्यू को जनरेट करें और चलते रहें। इसके लिए आवश्यक ये भी है कि वहाँ पे ना जरूरी इकोसिस्टम हो,
इकोसिस्टम होगा तो फिर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, बड़ी बड़ी एंकर फर्म्स भी आएंगी, जैसे सुजुकी आई थी इंडिया में 1980s में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल म्यांमार की सिक्योरिटी सिचुएशन से संबंधित है और उसका नॉर्थ ईस्ट पर इम्पैक्ट। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2020 के अंत में ना म्यांमार में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। उसके बाद तो वहाँ पर कू हो गया, यानी मिलिट्री जनरल्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। आरोप ये लगाया जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे ना उसमें धांधलेबाजी हुई। देखो डेमोक्रेसी का जो इतिहास है ना म्यांमार में काफ़ी ब्लीक है। ब्लीक मतलब वैसे तो म्यांमार हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन 1962 में वहाँ पर सबसे पहले कू हुआ था। उसके बाद ज़्यादातर समय जो सत्ता रही है वो मिलिट्री के पास ही रही है। 2008 में वहाँ पे संविधान बदला। नए संविधान में प्रोविज़न ये था 25% जो सीट्स हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी। पहली बार इलेक्शंस हुए 2010 में। मिलिट्री वाली जो प्रोक्सी पार्टी थी ना वो इलेक्शन जीती। उसके बाद 2015 में फिर से इलेक्शंस हुए। तो सू की जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उनकी पार्टी सत्ता में आई। 2015 से लेकर 2020 के बीच में डेमोक्रेसी वाली पार्टी सत्ता में रही। उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि अब डेमोक्रेसी पटरी पर आ गई है म्यांमार में। लेकिन 2020 के बाद, 2020 के इलेक्शंस के बाद फिर से म्यांमार की जो मिलिट्री है ना उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फरवरी 2021 में कू हो गया। उसके बाद से संघर्ष चल रहा है म्यांमार में। जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट हैं वो डेमोक्रेसी को लाने की वकालत कर रहे हैं, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक 2100 लोग मारे जा चुके हैं, 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। 8000 से ज़्यादा लोग कस्टडी में हैं। 114 लोगों को फांसी दे दी गई है। 382 इवन बच्चे जो हैं वो भी मारे गए हैं। 1400 बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी कंटेक्स्ट देखो ये है, 4 डेमोक्रेसी के जो फेमस एक्टिविस्ट थे ना उनको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। अब देखो म्यांमार में जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमें क्यों चिंतित होने की आवश्यकता है? देखो जाहिर तौर पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। म्यांमार के साथ इंडिया का 1642 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इवन इस पूरे रीजन को ही इंडो बर्मा रीजन कहा जाता है। वैसे तो देखो हिस्टोरिकल लिंक्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच में सदियों पुराने हैं। पहले म्यांमार ने कभी जो पुराना किंगडम हुआ करता था मणिपुर में उस पर भी कब्जा किया था 7 सालों के लिए। 1819 से लेकर 1826 के बीच में उन 7 सालों को 7 ईयर्स डिवास्टेशन यानी 7 सालों की तबाही के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और जो शायद आपको पता होगा या फिर नहीं होगा, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं मैकमोहन लाइन जो है वो ब्रिटिश इंडिया को तिब्बत से डिवाइड करती है। लेकिन देखो मैकमोहन लाइन ने ना म्यांमार को भी इंडिया से अलग किया, ब्रिटिश इंडिया से। समझ गए? इवन जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो म्यांमार के यानी उस समय बर्मा नाम हुआ करता था, बर्मा के फ्रीडम फाइटर्स और इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे क्योंकि दोनों का दुश्मन एक था, ब्रिटिशर्स। आज भी बहुत सारे जो मणिपुरी विलेजेस हैं वो म्यांमार के अंदर हैं और बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिवाइड हो गए हैं बॉर्डर से। कुछ इंडिया की साइड है, कुछ म्यांमार की साइड है। लिंकेज काफ़ी ज़्यादा है। इवन जब आप मिजोरम जाओगे ना, आप ये मैप देखिए, मिजोरम जब आप जाओगे ना, मिजोरम में जो कल्चर है ना उस कल्चर पर म्यांमार का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो मिजो ट्राइब है ना उनकी साथी ट्राइब है यहाँ पे म्यांमार की साइड। और यही एक रीज़न है कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ना, इस क्राइसिस की वजह से म्यांमार से बहुत सारे लोग मिजोरम में भाग के आए। तो वहाँ पे तो उनके लिए स्पेशल रिफ्यूजी कैंप इस्टेब्लिश किए गए हैं क्योंकि मिजो ट्राइब की साथी ट्राइब है यहाँ पे म्यांमार में बॉर्डर के दूसरी पार, तो उनका एक खास रिलेशन है, उनके लिए सहानुभूति है। लेकिन म्यांमार के लोग जब भाग कर मणिपुर में आए ना, मणिपुर में उनका कुछ खास आदर सत्कार नहीं हो रहा है, बल्कि हॉस्टिलिटी है थोड़ी बहुत। ये
इसका रीज़न यही है, जो मिजो ट्राइब के लोग हैं ना, उनके ट्राइबल रिलेशंस हैं बॉर्डर के दूसरी पार जो ट्राइब रहती हैं उनके साथ में, समझ गए। और वैसे भी मिजोरम में जो सामान बिकता है उनमें से बहुत सारा तो म्यांमार से स्मगल्ड होता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे ड्रिंक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आप देश के दूसरे हिस्सों में नहीं देखोगे शायद। तो कहने का मतलब यही है, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं इस क्राइसिस की वजह से म्यांमार से। 100 कैंप्स तो मिजोरम में इस्टेब्लिश हुए हैं। ऑलमोस्ट 70,000 लोग भागकर इंडिया में आए हैं, मणिपुर में, मिजोरम में, और कुछ तो दिल्ली में भी आए हैं। तो फर्दर क्राइसिस को रोकना बहुत जरूरी है। क्या कर सकता है इंडिया? राइटर सजेस्ट करते हैं क्रॉस बॉर्डर असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया जाए। मतलब जो लोग भाग कर आ रहे हैं उनकी अगर वहीं पे मदद कर दी जाए तो वो भाग के इंडिया में नहीं आएंगे, तो बॉर्डर के उस पार ही इंडिया कुछ एड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज आ गए हैं इंडिया में उनको भी असिस्टेंस देनी चाहिए जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते म्यांमार में। अब देखो, जैसे बहुत सारे म्यांमार के लोग भागकर मणिपुर में आए हैं तो वहाँ पे जीनोफोबिया काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग म्यांमार से इंडिया में आए हैं ना, उनके प्रति एक प्रकार से अजीब सा भाव है। उसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि देखो, कोई भागकर अपनी मर्जी से नहीं आता, अपना देश छोड़ के मजबूरी है तभी आए हैं। इसके बाद तो देखो, राइटर कुछ एक्सट्रीम व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं कि म्यांमार में हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे लोग जो हैं खतरे में हैं। इंडिया तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल को होस्ट कर रहा है, जो दलाई लामा है। उसी प्रकार से म्यांमार में डेमोक्रेसी की वकालत करने वाले लीडर्स को भी इंडिया होस्ट कर सकता है। ये व्यूज़ देखो, मैं एक्सट्रीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है इंडिया ऐसा नहीं करेगा। रीजंस ये है कि इंडिया अभी म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स से बना के रखना चाहता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं ना, वो भाग के म्यांमार में छुप जाते हैं। अब म्यांमार के मिलिट्री रूलर से इंडिया बिगाड़ लेगा ना, तो हमारे ही सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो ये वही डायलेमा है, किस पर ध्यान दें? क्या वैल्यूज़ पे ध्यान दें कि हाँ म्यांमार में डेमोक्रेसी आना जरूरी है, या अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दें? और जैसा देखो मैंने आपको बताया था, मैकियावेली की सोच चलती है आज के समय में। हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट सोचता है। इंडिया पहले वैल्यूज़ के बारे में सोचा करता था, तभी 1990 से पहले इंडिया ने म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स से बना के नहीं रखी थी, और चाइना ने सारा स्पेस कैप्चर कर लिया। बाद में इंडिया को रियलाइज़ हुआ, अरे हम तो वैल्यूज़ में खो गए और इसका नुकसान हो गया। तो अब इंडिया उस आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, ये साफ है। इसीलिए राइटर के जो व्यूज़ हैं वो एक्सट्रीम हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।